पूर्व आईजी हैं बीएसएफ के। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है देश का सवाल में। इसके अलावा मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, जो कि डिप्लोमेट हैं, और उनके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं। और हमारे साथ द्विवेदी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और इनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें सारी चीजें अब और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं जा रहा हूं आर भार्गव सर के पास। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी जो आज की रात या आने वाला 24 से 48 घंटा आप कितना क्रूशियल देख रहे हैं ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए? सर देखिए, जहां तक क्रूशियलिटी की बात है, हम लोग का यहाँ बैठ करके कहना है कि अमेरिका आज ही हमला कर देगा, 24 घंटे में करेगा, 48 घंटे में करेगा, इसका कोई हमारे लिए उतना असेसमेंट का मीनिंग नहीं है। रीजन ये है कि अमेरिका ने क्या करना है, अमेरिका ने क्या सोचना है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या है, और जितना भी उसने अभी ये टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट किए हैं, उसके एक्चुअल मंशा क्या है। देखिए, एक बार है दोबारा उठ करके खड़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका ने कहां कहां अटैक नहीं किए हैं। वियतनाम में गया, उस समय वियतनाम क्या था? कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान में गया, अफगानिस्तान क्या खत्म हो गया? नहीं। भाई, अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद, वियतनाम से जाने के बाद बाकी जहां जहां वो गया उसने यही कहा हम इसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन कोई भी देश बर्बाद नहीं हुआ, और ईरान भी अमेरिका कितना ही कुछ करे वहां उसको टोटली खत्म नहीं कर सकता। वहां की पॉपुलेशन जब तक अपने आप को नहीं मानती कि हम खत्म हो गए, तब तक वो देश खत्म नहीं हो सकता। और देखिए, आज ईरान अगर खड़ा होकर के अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हवा में ही चैलेंज दे रहा है। आप उसका जिस समय इजराइल के साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय से अभी तक आप देखिए, उसकी सबसे बड़ी जो उसकी पावर है इस समय, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो है उसकी मिसाइल पावर। राइट सर। वो मिसाइल पावर में था, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है। एक चीज और है जो मैं जी सर, पता नहीं मैं वहां कितना सही हूं कितना गलत हूं, कि आज जो अमेरिका ईरान के ऊपर जा रहा है, उसका एम क्या है, बेसिक एम क्या है, जो भी कुछ वो आज कर रहा है उससे वो अचीव क्या करना चाहता है। पहले था उसके पास एम था कि वो ईरान की न्यूक्लियर जो उसके बेसिस थे, या जहां भी वो अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट तैयार कर रहा था, उनको खत्म करने का। उस समय भी नहीं हुए। आज कोई भी नहीं कह सकता है आज की तारीख में, बल्कि मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। जी सर। पिछले 1.5-2 महीने में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके नजरिए से आप देखिए कि अमेरिका जो आज ईरान के ऊपर जा रहा है, उसको धमका रहा है, वहां पर यह धमकी या ईरान के ऊपर का हमला उन सिनेरियो में क्या क्या असर कर सकता है। आज अमेरिका कहता है कि मैं ईरान को नष्ट कर दूंगा, लेकिन साथ साथ उसकी नजर कहां पर है? उसकी नजर ग्रीनलैंड के ऊपर भी है, जहां पर कि पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट आकर के खड़ा हो रखा है। अभी कुछ दिन पहले उसने वेनेजुएला में अपना ऑपरेशन करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया। राइट सर। वहां भी वो क्या चाहेगा कि वहां पर हम ईरान पे ये करना है, तुम लोग भी अपना तैयार रहो, तुम लोग भी अपने कान के ऊपर जो है चूर रेंगने दो, कान को बंद मत करो, आंख को खुले रखो। तो ये सारी चीजें अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, उसके वहां पर पेंटागन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये अभी शायद हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है समझने का। खास तौर से हम जब पब्लिक डोमेन में बैठे हुए हैं, जो ठीक है शायद जो गवर्नमेंट में होंगे उनके पास बहुत सी खबरें आ रही होंगी, राइट सर, कि हाँ अमेरिका में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन को इतना ओपन नहीं है जिसको हम कहें कि हर एक को पता लग गया। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने क्या करना है ये शायद अमेरिका को ही पता है। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। मनन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि विदेश नीति इंटरनेशनल कर पाए ईरान, और अगर वॉरशिप वहां पर पहुंचे हैं, अगर अमेरिका इतनी सख्ती से जवाब दे रहा है, इजराइल धमकी दे रहा है, अगर ये कम्युनिकेशन बहुत हॉट हो चला है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं मनन सर, क्या यहां से आपको कोई रेस्ट दिखाई दे रहा है, कोई पीस टॉक्स आपको होती दिख रही हैं, या आपको लगता है कि एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो गया? जैसे भार्गव सर कह रहे हैं कि हमला कब होगा इसे लेकर इम्कान नहीं, अंदाजा नहीं, वी कैन नॉट मेक इट श्योर कि हमला होगा। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई है, आपको लगता है कि इज देयर इज एनी विंडो फॉर कम्युनिकेशन, फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक टाई अप के लिए कुछ बचा है सर? मनन सर। बिल्कुल जी, मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा
कि ईरान अगर कल्प्रिट है किसी भी मायने में, राइट सर, तो उसमें वो ये है कि बेसिकली उसने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकवादी संगठन है, ये अमेरिका का जो स्टैंडर्ड केस बनता है ईरान के अगेंस्ट, न्यूक्लियर केस की हम लोग बात ना करें, तो जिस तरीके से रिलेंटलेसली और बिल्कुल रिपीटेडली कई वर्षों से 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से जिस तरीके से हिजबुल्लाह को लेबनान में, हमास को गाजा स्ट्रिप में, और सीरिया के मिलिटेंट्स को, कर्ड्स को, और जिस तरीके से इनका कोएलिशन ईरान का एर्दोगन के रहा है, इजराइल का कोई अगर बिल्कुल कंजेनाइटल एनिमी है तो वो ईरान ही है। तो मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर सबसे बड़ा केस ये है कि वह नॉन स्टेट एक्टर सपोर्टर है, तो एक तरीके से रोग स्टेट है। पर भविष्य में क्या होता है ये हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स जिसकी आप बात कर रहे थे उसके ऊपर बात करें तो हम ये पाएंगे कि इसे कहते हैं तलवार चमकाने की डिप्लोमेसी, सैबर रेटलिंग डिप्लोमेसी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाने चाहते हैं इस तरह की कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए, और यही काम अब खुमैनी भी कर रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट। पर अगर बॉम्बार्डमेंट या कोई भी मिलिट्री एंटेंगलमेंट होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि 7 या 10 डेज के से पहले ही शायद ईरान अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि ना तो उनका मिलिट्री पावर इतना मॉडर्न है और न ही उनके अंदर ऐसी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है कि वो अमेरिका जैसे हाइपर स्टेट के साथ युद्ध कर सकें। सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पर यही कहूंगा। फेयर इनफ सर। मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर जी भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर, अभी हम बीते करीब 10-15 दिन से डिबेट इस मसले पर कर रहे हैं और अमूमन हम हर हफ्ते मिलते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी जैसा कि भार्गव सर भी बता रहे हैं और मनन सर भी बता रहे हैं कि अमेरिका का जो नंबर 1 दुश्मन है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान इज वन ऑफ देम। अब यहां से सर आप वॉर एस्केलेशन देख रहे हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ ये अमेरिका प्रेशर बनाने की क्वेश्चन इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है? सर, मुझे लगता है कि बहुत इंटेंस सिचुएशन है और मुझे लगता है कि आने वाले 24-48 घंटे या 4 दिन 5 दिन के भीतर हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। डू यू थिंक सर? जी नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के या वेस्टर्न वर्ल्ड के एज ए होल 4-5 बड़े ग्रीवांसेज हैं। राइट सर। पहले तो न्यूक्लियर जो पावर जो ईरान बनना चाहता है उनके इंस्टॉलेशंस, वो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। दूसरा, वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो जियोनिस्ट स्टेट इसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि इनको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको सपोर्ट ईरान करता है। और चौथा, अभी जो रिसेंट हुआ है, जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ईरान में, उसके बाद से एस्टिमेट ये है कि 5,000 से 20,000 जो या ये जो करंट रेजिम है वो हमारे से नेगोशिएट करके जो रिप्रेसिव इनकी टेंडेंसीज हैं उनको थोड़ा सा कम करे और उनको थोड़ा रिलैक्स करे। राइट सर। और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको इंस्पेक्शन के लिए खोले और इजराइल के साथ एग्रीमेंट करे। तो ये चीजें मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह बची हुई है। जब तक खोमेनाई वहां पर है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता है, क्योंकि दोनों का बहुत ईगो इश्यू बन चुका है, एक प्रेस्टीज पॉइंट है। और खोमेनाई कह रहा है और हमेशा कहता आ रहा है कि हम ऑल आउट वार करेंगे, और खोमेनाई के पास थोड़े रिप्रेसिव जो इनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, वो काफी रिप्रेसिव टेंडेंसी के लोग हैं। उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को जो हो रही थी खोमेनाई के अगेंस्ट में, उसको अभी तक फिलहाल दबा लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान के पास जो मिसाइल ताकत है उसकी बेसिस पे ये धमकी दे रहे हैं। और अमेरिका, मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि वो शो फोर्स जो कहते हैं वो डिप्लोमेसी अभी चल रही है फिलहाल। अरब देश जो हैं और जो गल्फ के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो पूरा का पूरा वातावरण युद्ध के अंदर तब्दील हो और वहाँ पे अस्थिरता की समस्या आए। तो अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि समय लगेगा,
हो सकता है 1 2 3 वीक का समय लगे, उस बीच में कोई डायलॉग का रास्ता निकाला जाए राइट और सर। डायलॉग से इस समस्या को समाधान किया जाए। अगर ये नहीं निकलता डायलॉग का, तो हो सकता है कुछ टारगेटेड जो लोग हैं ईरान में, उनके ऊपर अमेरिका का हमला हो और उनको मारने की फेयर कोशिश इनफ की सर, जाए। प्लीज स्टे विथ मी ये सर, मेरे मेरे को साथ। अभी फिलहाल लग रहा है, डन नहीं सर। लग रहा है कोई लार्ज स्केल वॉर इमीडिएटली होगा। ठीक है एम्बेसडर साहब, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, इज अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सूद सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ईरान में जो देखने को मिला, ये नैरेटिव बार बार कहा गया कि CIA और मोसाद वहाँ पर एक्टिव था। इसके अलावा आने वाले टाइम में पाकिस्तान का भी जिक्र है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI है सर, वो भी लगातार इसमें मुफ्तला रही है, शामिल रही है। ईरान में जो अनरेस्ट पैदा हुआ है उसके पीछे आपका एनालिसिस क्या कहता है सूद सर? देखिए, मेरे हिसाब से जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है ईरान के अंदर, वो मेन है कि वहाँ पे प्राइस राइज है। मैं ईरान के अंदर पोस्टेड था 91 से लेकर 93 तक। उस टाइम पे जो $1 की कीमत थी वो थी 70 रियाल्स, राइट सर। या 7 रुपये। ब्लैक में 20 टाइम्स था, या 140 1400 आपके रियाल हो जाते हैं। लेकिन आज जो वहाँ पे कीमत है $1 की, वो है 1.4 मिलियन रियाल्स। राइट सर। वहाँ पे जो एक रोटी मिलती है, घर में रोटी नहीं मिलती। हाँ, वहाँ पे रोटी नहीं मिलती। वहाँ पे जगह जगह तंदूर लगे हुए हैं जहाँ से रोटी लेते हैं, आटा नहीं मिलता वहाँ पे। हमें तो ले लेते थे किस तरीके से। वहाँ पे 20,000 रियाल की एक रोटी मिलती है, लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। काम है नहीं, बिजनेस है नहीं, तेल बिक नहीं रहा, इंडस्ट्री है नहीं। फ्रूट उगते हैं वहाँ पे, ड्राई फ्रूट उगते हैं, वो थोड़े से बिक जाते हैं, उनको पैसा आता है। वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है हुथीस को, आपके हमास को, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह को जाता है। राइट सर। लोगों को कुछ नहीं मिलता। और ईरान को पे लोगों की चिंता भी नहीं है। वहां पे 10,000 मर जाए, 20,000 मर जाए, 50,000 मर जाए, 5 लाख मर जाए, कोई चिंता नहीं उनको। राइट सर। उनको अपनी चिंता है, उनको हुथीस की चिंता है। और वहां पे लोग इस टाइम पे मजबूरी में बाहर आ रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं बचा। इसके पीछे ना CIA का हाथ है, ना इसके पीछे इजराइल का हाथ है, ना इसके पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ है। पाकिस्तान के ISI वहां पे कोई एक्टिव नहीं है, आप बता दूं मैं। साथ एक और बात है कि US भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट हटे, वो तो चाहता है ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये यहीं पे रहे। देखिए, US की पॉलिसी क्या है? US की पॉलिसी है वर्ल्ड के अंदर डिसऑर्डर लेके आना। आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे किस तरीके से डिसऑर्डर लाए। और इस टाइम पे ट्रम्प ने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया कि मैं इसको भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा, अपने एलाइज को भी छोड़ दिया। इससे सऊदी भी दबा रहेगा, इससे इजराइल भी अपने एजेंडे पे चलाएगा, और US के आर्म्स बिकेंगे। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज का जो मेन बिजनेस है वो है टूरिज्म, और दूसरा है उनका आर्म्स बेचना। अगर यहाँ पे पीस होगी तो US के आर्म्स बिकने बंद हो जाएंगे। US कहीं भी पीस नहीं चाहता। अगर इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा होता है तो उसके अंदर भी US चाहता कि झगड़ा होता है। और US ये भी चाह रहा था, जब स्टैंड अप हुआ था हमारा चाइना के साथ, झगड़ा हो, B2 बॉम्बर्स दे दूंगा। लेकिन मेन बात है US एक सिचुएशन पे अटैक करेगा। राइट सर। अगर US को होगा खतरा होगा ईरान से, उनके न्यूक्लियर वेपन से। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आएंगे तो सबसे पहले अटैक करेंगे इजराइल पे, दूसरा अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। राइट सर। और लोग कहते हैं जो सबसे बड़ा शैतान है वो है US। तो अगर ट्रंप यहाँ पे अटैक करेंगे, उनको खतरा होगा ईरान से, तभी अटैक करेंगे। अदरवाइज ट्रंप भी नहीं चाहते कि वहां पे गवर्नमेंट जाए, लोग मरे, और वहां पे जितने भी लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब IRGC खत्म हो जाएगी, और वो बहुत स्ट्रांग है, वो खत्म नहीं होगी जब तक खबरें की गवर्नमेंट पड़ी है, उनके साथ IRGC है। अंदर से इनका कोई बैकअप नहीं है, कोई आपस के डिफेंसेस नहीं है। जो वहां पे आपके मिलिटेंट ग्रुप बैठे हैं, जो इस्लामिस्ट बैठे हैं, यहाँ पे लोग मर जाएं, 50,000 मर जाए, 50,000 तो मुझे लगता है कि मर चुके हैं, मुझे वहां से खबर भी आई है। और 2 लाख मर जाए, 10 लाख मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुर्दों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। यही हाल है पाकिस्तान का, यही हाल बांग्लादेश का होने वाला। तो US को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, क्या US ने कहीं केयर की है ह्यूमन राइट्स की? US ने ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर अटैक कर दिया, उनके किंग को, उनके राजा को मार दिया, वहां पे हजारों लोग मार दिए। यही काम उन्होंने किया सीरिया के अंदर, यही किया लीबिया के अंदर, और यही चाहता है कि इंडिया के अंदर हो। आज बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट करता? बांग्लादेशी जो जमात इस्लामी पार्टी उसको सपोर्ट करता है इंडियन डिस्टर्ब। तो एक सिचुएशन में अटैक करेगा, वो होगा जब उसको लगेगा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अदरवाइज वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे एयर अटैक। सो सर स्टे विथ मी, सर प्लीज स्टे विथ मी। जिससे अब्राहम लिंकन वॉरशिप की हम बात कर रहे हैं, जो अब ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है सर, मैं चाहता हूं दर्शकों को बिग बॉल पे वो हम समझाएं भी कि आखिर वो वॉरशिप इतने खतरनाक क्यों है, उसकी टैक्टिकल एडवांसमेंट कितनी है। बॉल पे, बिग बॉल पे मैं जा रहा हूं, और मैं आपको वहां समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरह से ये जो वॉरशिप है, ये आने वाले वक्त में ईरान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने जा रही है। और इसके बूते ही अमेरिका ईरान को इतनी धमकी दे रहा है। बिग बॉल पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार
कैसे अब अब्राहम लिंकन के पहुंचने के बाद टैक्टिकल एडवांसमेंट में हो गया। देखिए ये तस्वीर मेरे ठीक पीछे जो आप वॉरशिप देख रहे हैं, जो भारी भरकम एक शहर जैसा है, एक फुटबॉल के स्टेडियम से ज्यादा इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसके मुकाबले जरूर कम होगी। ये यूएस अब्राहम लिंकन है जिसमें बहुत सारे हॉवरक्राफ्ट होते हैं, डिस्ट्रॉयज होते हैं, और ये पूरा जो वॉरशिप आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉरशिप, इस पे कम से कम 250 से 300 जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है वहां पर काम करता है। इसके अंदर टॉमहॉक मिसाइलें होती हैं, इस पर F-35 F-16 जैसे जो फाइटर जेट हैं वो इस पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। यानी चलता फिरता एक पूरा आर्मी बेस है ये। इसके लिए किसी जमीन की जरूरत नहीं है। B-2 बॉम्बर इस पर लैंड कर सकता है, फाइटर जेट्स इस पर लैंड कर सकते हैं, इस पर क्रूशियल हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं। साथ ही साथ किनारे पहुंचने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी मुकम्मल इसके पास पूरी तैयारियां होती है। जो छोटे आप शिप्स देख रहे हैं, छोटी जो आपको शिप्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर डिस्ट्रॉयर्स जो वहां से निकलकर जमीन पे ऑपरेशन करने के लिए जाती हैं। और इसके पहुंचने का मतलब यह है कि समझिए कि अमेरिका पूरा फौजी अड्डा वहां पर पहुंच गया है। 2 वॉरशिप पहुंच रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यूएस अब्राहम लिंकन की है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर पड़ा था। 1979 में ये नेवी में कमीशन हुआ था और तब से बहुत सारे समुद्री ऑपरेशन इस वॉरशिप ने किए हैं। और देखिए यही वॉरशिप साउथ चाइना सी से होता हुआ अब ईरान के बहुत करीब पहुंच गया। और अपडेट्स जो हमें मिल रहे, मिडिल ईस्ट के जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि ईरान के ज्यादातर जो बड़े शहर हैं वो अब इस पर जो मिसाइलें तैनात की गई हैं उनकी रेंज में हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो ये जो वॉरशिप है ये एक्शन में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल मुकम्मल मॉडर्न वॉरशिप है, इस पर बहुत सारी मिसाइल हैं, बहुत सारी, और ये एक मिनी सबमरीन को भी कैरी अपने साथ करता है पानी के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ ये एक एटॉमिक प्रोपेल्ड, एटॉमिक एनर्जी से जनरेटेड होने वाला एक वॉरशिप है, यानी फ्यूल कभी खत्म नहीं होना है। ये 6 महीने से लेकर साल भर तक समुद्र के भीतर रहकर लगातार ऑपरेशन कर सकता है। और इसी वॉरशिप के पहुंचने से अब खाड़ी देशों में मुश्किल पैदा हो रही है, लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका अगर वहां पर पहुंच गया अपने वेपन्स के साथ तो इसका मतलब एक्शन जरूर है। हालांकि आर भार्गव सर जो कि आईजी बीएसएफ है फॉर्मर, वो कह रहे हैं कि हमें इतना भी जल्दी इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन हमला होगा